मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी यूजी एग्जामिनेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन और सेशन को भी लाइक कर देना। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एथलीट रन्स 2/5 ऑफ मैराथन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 1/4 15 की स्पीड से और रेस्ट चला है पाथ 7 की स्पीड से। ठीक है, तो मैराथन का 2/5 हिस्सा चला है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 1/4 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बाकी रास्ता चला है 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से। टोटल डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं लेट्स से यहाँ पे डी है हमारा, तो इन दैट केस 2/5 हिस्सा चला है 12 की स्पीड से और 1/4 चला है 15 की स्पीड से, और बचा हुआ डिस्टेंस जो हमारा है वो चला है 7 की स्पीड से। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। और क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस अपना क्या मान लेते हैं, 5 और 4 का मल्टीपल 20 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस टोटल 20 यूनिट्स हुआ तो उसमें से 2/5 कितना आ जाएगा अपना, 2/5 आ जाएगा 8 यूनिट्स, 1/4 आ जाएगा 5, और फिर बचा हुआ कितना, 8 5 13 7 बच गया। बट डिवाइड करना है हमें क्या है, क्योंकि 12 15 एंड 7 दीज आर स्पीड्स, तो डिस्टेंस को थोड़ा सा ज्यादा प्यारी वैल्यू मानते हैं ताकि डिवाइड करने में आसानी हो हमें। ठीक है, डिवाइड करने पे आसानी रहे तो क्या वैल्यूज मानना अच्छा रहेगा। अब 8 5 7 हमने माने हुए, 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो मजा नहीं आएगा, 5 को 15 से मजा नहीं आएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इन वैल्यूज को। लेटर से हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि रेशियो तब भी सही नहीं रहेगा। टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 60, 20 इंटू 3 60 किलोमीटर, और उसमें से 24 किलोमीटर चले हैं 12 की स्पीड से, 15 चले हैं 15 की स्पीड से, और 21 चले हैं 7 की स्पीड से। तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 6, टोटल टाइम कितना लगेगा 24/12 2 आवर्स, 15/15 1 आवर, और 21/7 3 आवर्स। टोटल टाइम लगा है 6 आवर्स का। 60/60 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द weights of 5 different boxes P, Q, R, S and T are such that box R is 5 times heavier than box S. 5 बॉक्सेज है हमारे पास P, Q, R, S and T, और बॉक्स R is 5 times heavier than box S. तो अगर S का वेट 1 यूनिट है तो R का वेट हो जाएगा 5 यूनिट्स। बॉक्स P वेज सेम एज बॉक्स R, यानी कि बॉक्स P का वेट भी 5 यूनिट्स होगा। बॉक्स S वेज 1/3 ऑफ बॉक्स T। S का वेट 1/3 है T का, यानी कि T का वेट हो जाएगा 3 टाइम्स 15 हो जाएगा। और बॉक्स Q वेट्स 1/10 ऑफ बॉक्स P। क्यू वेट करता है 1/10 ऑफ बॉक्स पी, यानी कि 0.5 हो जाएगा। क्यू का वेट 1/10 ऑफ बॉक्स पी 0.5 हो जाएगा। अब हमें गिवन है वेट ऑफ बॉक्स टी इज 12 kg, सो व्हाट इज द वेट ऑफ बॉक्स क्यू। एक सेकंड, बॉक्स एस वेज 1/3, 1/3 है सॉरी, 15 से मल्टीप्लाई किया था। बॉक्स एस वेज 1/3 ऑफ बॉक्स टी, कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया क्या, बॉक्स पी वेज इक्वल टू हाँ 5 हो गया। और फिर इसके बाद में बॉक्स एस वेज 1/3 ऑफ बॉक्स टी। एस का वेट 1/3 है और एस का वेट आया था 1, तो टी का वेट आ जाएगा 3। ठीक है, टी का और आर का सेम है वेट, पी आर का 5 टाइम्स है, हाँ ठीक आ गया, अब चीज़ें ठीक है। और टी का वेट हमें गिवन है कितना, 12 kg, यानी कि 3 यूनिट्स की वैल्यू है 12 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 kg, और क्यू का वेट आ जाएगा 0.5 इंटू 4, यानी कि 2 kg। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When x is added to each of 2 3 30 and 35, the numbers to obtain are in proportion. तो अगर x plus y is to x ये बराबर होगा y is to 3x plus 1 के, और y हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो y का वैल्यू क्या होगा। पहले तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर बाद में y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ऑप्शन का यूज तो यहाँ पे नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और x का ऐड करने के बाद में सारी जो वैल्यूज है हमारी 2 3 30 एंड 35 ये प्रोपोर्शन आ रही है, 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स ये बराबर हो जाएगा 30 प्लस एक्स अपॉन 35 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 35 इंटू 2 यानी 70 प्लस 37x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 90 प्लस 33x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 4x इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5 आ गया। और x प्लस 4 यानी कि x प्लस 4 5 प्लस 4 9 अपॉन y ये बराबर है y अपॉन 3x+1, यानी कि फिर 15 प्लस 1 16, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर आ जाएगा हमारा बराबर 9 इंटू 16 विच इज 144, और क्योंकि y पॉजिटिव है तो y स्क्वायर अगर 144 है तो y बराबर 12 आ जाएगा, अदरवाइज प्लस माइनस 12 होता, y विल बी इक्वल टू 12, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper offers the following 4 schemes. पहला स्कीम है हमारा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 24% 34% के। सेकंड स्कीम है बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 खरीदे 2 मुफ्त है।
थर्ड है एक सिंगल डिस्काउंट 30% का, और फोर्थ है टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 32% एंड 10%। क्वेश्चन है विच स्कीम इज बेस्ट फॉर द शॉपकीपर। दुकानदार के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी होगी? तो दुकानदार के लिए कौन सी योजना अच्छी होगी? जहां पे डिस्काउंट मिनिमम हो। बेस्ट फॉर शॉपकीपर क्या होगा? जब डिस्काउंट मिनिमम हो, लीस्ट हो। हमें वो ऑप्शन देखना है जहां पे डिस्काउंट मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें देखना है 24%, 34%, लेकिन डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा डिस्काउंट होगा टोटल 34% से ज्यादा ही होगा। ठीक है, सेकंड मेरा बाई 3 गेट 2 फ्री। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम 3 आइटम खरीद रहे हैं तो 2 फ्री पर होगा, लेकिन 3 के साथ 2, टोटल 5 हो गए, और 5 में से 2 फ्री है, लेकिन 2/5। डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे? 3 खरीदे 2 फ्री पाए, 3 + 2 5 तुम्हें टोटल आइटम मिले, और 5 में से 2 फ्री थे, 2/5 यानी कि 40% का डिस्काउंट है। इससे डिस्काउंट है 40%। तो सेकंड केस में 40% है। थर्ड केस में एक अकेला डिस्काउंट 30% का है, तो अभी तक तो यही मिनिमम आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 34% से बड़ा वैल्यू आएगा, यहाँ पे आ रहा है 40%, और यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 30%। लास्ट केस में भी 32% से ज्यादा वैल्यू आने वाला है, तो हमारा मिनिमम डिस्काउंट आ रहा है थर्ड ऑप्शन में। यही हमारा आंसर होगा कि शॉपकीपर के लिए बेस्ट होगा थर्ड ऑप्शन, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट 30% दे, वहां पे वो मिनिमल डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर अगर हमें अरेंज करना होता, या मान लो हमें निकालना होता कि बेस्ट डिस्काउंट फॉर द कस्टमर क्या होगा, कस्टमर के लिए डिस्काउंट कब ज्यादा होगा जबकि बेस्ट हाईएस्ट हो, मैक्सिमम। तो सारे के सारे वैल्यूज हमें वहां पे कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब एक वैल्यू पता है 30% आ रहा है, यहाँ से 40% आ रहा है। पहला वैल्यू निकालेंगे 24 34 का, सक्सेसिव चेन से निकाल लो। 24 + 34 + 24 / 100। अब रफली इसका एस्टिमेशन कर लो, 24 × 34 / 100, ये रफली आ जाएगा क्या? 24 का 1/3, यानी कि लगभग 8 आ गया। तो 24 सॉरी माइनस हो गया यहाँ, क्योंकि डिस्काउंट वाली वैल्यूज है ना, तो 24 + 34 -24 × 34 होगा। ये रफली आ जाएगा अपना 58 - 8, यानी कि रफली 50%, 50% के आसपास वैल्यू आएगा। थोड़ा सा छोटा आएगा 50% से। और लास्ट केस आ गया 32 + 10 -3.2। तो 42 - 3.2, दैट इज 40 - 1.2, तो 38.8%। ओके, तो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट किस केस में आया? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है इन द फर्स्ट केस। सेकंड पे आ रहा है अपना सेकंड ऑप्शन। फिर आ रहा है 38.8%, यानी कि लास्ट ऑप्शन। और फिर आ रहा है थर्ड ऑप्शन। ओके, कस्टमर के लिए बेस्ट होगा फर्स्ट वाला, और शॉपकीपर के लिए बेस्ट होगा लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, if pens are purchased at the rate of 5 for rupees 24 and sold at the rate of 8 for rupees 48, तो लॉस या फिर गेन परसेंटेज इस केस में हमारा क्या होगा? 5 खरीदे हैं 24 रुपीज के, और 8 सेल किए हैं 48 रुपीज के, तो इस केस में लॉस या फिर गेन परसेंटेज क्या होगा? वैसे केसेस में एक तो ये तरीका है कि हम अमाउंट को इक्वल कर लें, दोनों केसेस में, दोनों केसेस में अमाउंट को इक्वल कर लें। ठीक है, और या फिर दोनों केसेस में जो हमारा क्वांटिटी ऑफ पेन्स है उसको इक्वल कर लें। क्वांटिटी ऑफ पेन्स को हमने इक्वल कर लिया तो हमें पता चल जाएगा पहले केस में कितना कॉस्ट है और सेल्स कितना हो रहा है। ठीक है, तो वो एक अप्रोच हो सकता है। तो हमें पता है पहले केस में 5 पेन हमने सेल किए हैं, परचेज किए हैं 24 रुपीज पे, दिस इज कॉस्ट। और फिर 8 पेन हमने सेल किए हैं 48 रुपीज पे, दिस इज सेलिंग प्राइस। अब दोनों को इक्वल कैसे करोगे? पहले वाले केस में मल्टीप्लाई कर दो 8 से, दूसरे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अब दोनों केसेस में हम 40 पेन परचेज कर रहे हैं, 40 पेन सेल कर रहे हैं, तो 40 पेन परचेज कर रहे हैं, वो कॉस्ट आ रहा है 24 × 8, दैट इज इक्वल टू 192 रुपीज। और यहाँ 48 × 5 240 रुपीज, यानी कि 192 रुपीज का आइटम हम 240 पे सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है 48 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 48/192, विच इज 1/4, यानी 25%। 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही सेम काम ऐसे भी किया जा सकता है कि तुमने वैल्यूज लिखी चुपचाप से कि 5 पेन्स आर परचेज इन ₹24 और 8 पेन्स आर सोल्ड एट ₹48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 48 240 आ गया, और 8 × 24 192 आ गया। इसके बाद का प्रोसेस सेम रहेगा। तो दोनों काम एक ही है, करने का तरीका तो हो सकता है। ठीक है, लॉजिक दोनों में सेम ही लग रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 7 AM एंड रीचेस कानपुर एट 1 PM। एक और ट्रेन है जो कि लीव करती है कानपुर को 5 AM पे, और दिल्ली पहुंचती है 3 PM को। तो पहले हमारी 12 बजे ट्रेन निकल रही है 5 बजे, और दूसरी ट्रेन जो है 7 बजे निकल रही है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों ट्रेन मिलेंगी कब, इनका मीटिंग कब होगा। ठीक है, सो दिल्ली टू कानपुर, दिस इज दिल्ली, दिस इज कानपुर। तो कानपुर से एक ट्रेन हमारी पहले निकल रही है एट 5 AM, एट 5 AM। अब ये ट्रेन अकेले चलेगी दिल्ली की तरफ, क्योंकि अभी 7 AM पे दूसरी ट्रेन निकलने वाली है। 5 बजे ट्रेन निकली है, 2 घंटे तो अकेले चलेगी। ठीक है, 2 घंटे तक तो अकेले चलेगी, मान लो किसी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी, और उसके बाद में फिर 7 AM पे हमारी दूसरी ट्रेन चालू होगी फ्रॉम दिल्ली।
अब पहली ट्रेन जो हमारी है 7 AM से 1 PM तक कितना टाइम ले रही है? तो ये वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन ले रही है 6 आवर्स का टाइम, और 5 AM टू 3 PM ये ले रही है 7 + 3 10 आवर्स का टाइम ले रही है। तो डिस्टेंस हम अज्यूम कर सकते हैं, हमें पता है कि एक ट्रेन हमारी है, ट्रेन 1 जो कि दिल्ली से चल रही है 6 आवर्स का टाइम ले रही है, और ट्रेन 2 ये हमारी 10 आवर्स का टाइम ले रही है। तो टाइम है 6 और 10, 6 और 10 का एलसीएम ले लो, तो डिस्टेंस हम मान सकते हैं इक्वल टू 30 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर, और अगर डिस्टेंस 30 आ गया हमारा, तो वहां से फिर हमारा स्पीड निकल आएगा। पहली ट्रेन का स्पीड आ जाएगा 5, ट्रेन 1 का जो कि दिल्ली से चल रही है, और दूसरी ट्रेन का स्पीड आ जाएगा 3। इस ट्रेन का स्पीड 5 है, और इस ट्रेन का स्पीड है 3। अब क्योंकि कानपुर से चलने वाली ट्रेन पहले 2 आवर्स तक 7 AM तक अकेले चल रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 6 किलोमीटर का। तो बचा हुआ डिस्टेंस हमारा हो गया 24, 30 माइनस 6, 24 किलोमीटर। और अब 7 AM पे कानपुर वाली ट्रेन यहाँ पहुंच गई, 3 की स्पीड से चल रही है, और दिल्ली वाली ट्रेन 5 की स्पीड से चल रही है। अब दो ट्रेन चल रही है, एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, स्पीड एडअप कर लोगे, डिस्टेंस चलना है 24, और स्पीड एडअप हो जाएंगी 4 के हो जाएंगी, 5 + 3 8, 24/8 यानी कि 3 आवर्स का टाइम लगेगा इनको। इसके बाद में तो 7 AM + 3 आवर्स यानी कि 10 AM पे द ट्रेन्स विल बी क्रॉसिंग ईच अदर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 10 AM पे द ट्रेन्स विल बी क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी इज 360। अगर एचसीएफ हमारा 24 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए एंड बी क्या होगा? और ये भी गिवन है कि ए लेस देन बी है, ए की वैल्यू बी से कम है। एचसीएफ 24 गिवन है, तो यानी कि दो नंबर हमारे 24 का मल्टीपल होंगे। अगर एक नंबर मान लेते हैं 24x, और दूसरा मान लेते हैं 24y, सम आ रहा है हमारा 24x + 24y आ रहा है 360। तो 24 तो कॉमन आ जाएगा, तो 24 × x + y बराबर है 360 के। तो यहाँ से 24 से काटा पीटी करोगे, बचेगा 15, यानी कि x + y इज इक्वल टू 50। और ये दोनों नंबर्स आपस में कोप्राइम होने चाहिए, क्योंकि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता ही 24 है। यानी कि अब इन नंबर्स में, यानी कि x और y का एचसीएफ हमारा 1 आना चाहिए। इनमें कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। x 1 हो सकता है, y 14 हो सकता है, 2 हो सकता है, 13 हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, और 3 12 ये तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 एचसीएफ आ जाएगा। 3 भी इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा x और y का, जो कि हमें चाहिए 1। 4 11 हो सकता है, 5 10 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 5 आ जाएगा कॉमन फैक्टर। और फिर 6 9 भी इसी लॉजिक से नहीं हो सकता। 7 8 हो सकता है, यानी कि एक आ गया 1 and 14, 2 13, 4 11 एंड 7 8, 4 पेयर्स आ गए। क्योंकि ये भी हमें क्लियरली गिवन है कि ए को बी से छोटा होना पड़ेगा, तो 4 ही ऑप्शन है हमारे पास। रिवर्स नहीं हो सकता कि 14 1 भी एक ऑप्शन हो जाए, ये नहीं होगा, बिकॉज ए शुड बी लेस देन बी। तो ऑप्शन हमारे पास 4 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज कंप्यूटेड एट 36। इफ वन ऑब्जर्वेशन वैल्यूड एट 54 इज रॉन्गली कॉपीड एज 24 ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन, तो करेक्ट मीन क्या होगा हमारा? तो 15 वैल्यूज हैं जिनका कि हमारा मीन आ रहा है 36, और एक वैल्यू गलत हमने नोट कर लिया 54 को कॉपी कर लिया 24। होना क्या चाहिए था? 54 होना चाहिए था, यानी कि एक्चुअल वैल्यू है 54, बट कैलकुलेशन के टाइम पे हमने जो कॉपी की है वैल्यू दैट इज 24। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में यूज हुआ है। अभी हमें क्या करना है, 24 को वापस से 54 पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 30 ऐड करना पड़ेगा। 30 ऐड करेंगे, अभी एवरेज आ रहा है हमारा 36 का। सम में 30 ऐड करोगे, तो एवरेज पे फर्क क्या पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15, सम में ऐड करना है हमें 30, और ऑब्जर्वेशन 15 है, तो फर्क क्या पड़ेगा हमारा? एवरेज बढ़ जाएगा 2 से, तो नया एवरेज हो जाएगा 36 + 2 यानी कि 38। 38, ठीक है, न्यू एवरेज ए डैश दिस विल बी इक्वल टू पुराना एवरेज प्लस सम में जो डिफरेंस आएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 24 32 40 एंड 60। 24 32 40 और 60 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम का ही मल्टीपल होगा वो जो आंसर होगा। एलसीएम आएगा 24 32 40 और 60 का क्या आएगा? 24 और 32 का एलसीएम क्या आएगा? 24 से 8 गुना 3, 32 8 गुना 4, तो 8 गुणे 12। 24 और 32 का एलसीएम आता है 8 गुणे 12 96। 40 और 60 का क्या आएगा? 120 आएगा। ये आ रहा है 8 गुणे 15, या कह सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज 24 इंटू 4, और ये है 24 इंटू 5, तो हमारा एलसीएम इफेक्टिवली हो जाएगा 24 इंटू 4 इंटू 5। 24 गुणे 4 गुणे 5 यानी कि एलसीएम आ जाएगा 480। 480 एलसीएम आ गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो 480 का मल्टीपल होगा। अब 480 को मल्टीप्लाई करते करते पहुंचो अपने नंबर तक, या फिर एक काम करो कि 10,000 को डिवाइड कर दो 480 से, और देख लो रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, दोनों बातें एक ही है।
480 को मल्टीप्लाई कर दो, या तो सीधे कितने 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9600 आ जाएगा। अब एक बार और अगर 480 ऐड करोगे इसमें, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10,080 हो जाएगा, जो कि एक 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 10,080। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा, और हमें चाहिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट नंबर होगा 9600, ऑप्शन सी। अदरवाइज ये करते 480 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, और वहाँ पे डिवाइड करके अल्टीमेटली जो रिमाइंडर आएगा उतना सब्ट्रैक्ट कर देना 10,000 में से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, और हो गया 960, फिर बच गया हमारा 40। ठीक है, तो फिर बस 40 सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper marks his goods 20% more than the cost price and gives a discount of 10% to his customer while selling. If he wants to make a 20% profit while selling, तो how many grams of weight should he use instead of 1 kg? 1 kg की बजाय कितने ग्राम का वेट यूज करेगा, सो दैट उसको प्रॉफिट हो 20% का। पहले मार्कअप कर रहा है 20% का, 20% यानी कि 1/5 का मार्कअप कर रहा है। तो 5 रुपए का सामान जो है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, तो मार्कअप प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य होगा 6 रुपए। फिर वो ये कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है 10% का, यानी कि 10 रुपए का सामान है तो 9 पे बेच दे रहा है, 10:9 हो जाएगा डिस्काउंट की वजह से। और इफेक्टिवली अंत में क्या कर रहा है, वो 20% का प्रॉफिट उसको चाहिए एज अ रिजल्ट, फाइनली। फाइनली यानी कि 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का प्रॉफिट, 6 रुपए बेचेगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। अब वो कितने ग्राम का चीटिंग करे सो दैट उसको अल्टीमेटली ये प्रॉफिट हो। ठीक है, सो अगर उसको 1 केजी बेचना है, यानी कि 1000 ग्राम्स देना है, तो उसके बजाय वो कम देगा, मान लेते हैं वो एक्स ग्राम दे रहा है। अब सॉल्व करते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 10 से यहाँ पे बचा 100। इफेक्टिव वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, एक्स सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके एक्स इज इक्वल टू 900, एक्स बटे 900 बराबर 1/1, यानी एक्स इक्वल 900 ग्राम्स आ जाएगा आंसर हमारा। तो 900 ग्राम्स उसको देना चाहिए। अगर कम कितना करना है पूछा गया हो तो 100 ग्राम कम करते हैं, 1 केजी में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ √5 + √3 अपॉन √5 - √3 माइनस √5 - √3 अपॉन √5 + √3। यहाँ तो कुछ नहीं करना, बस एलसीएम ले लेना है। तो आ जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 - √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √5 - √3 इंटू √5 + √3। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में आ जाएगा अपना क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा 4ab, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, रिजल्ट में मिलेगा 4ab। ठीक है, अगर हो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, तो 2ab कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में मिल जाएगा 4 इंटू √5 इंटू √3, और डिनोमिनेटर में बचेगा √5 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 3। तो वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगा 2 √15, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Water flows at the rate of 3 km per hour through a circular pipe of internal diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 30 meter long and 44 meter wide. Find time it takes for the water level in the tank to rise by 21 centimeter. अब कुछ चीजें हमें किलोमीटर में दिया है स्पीड, फिर हमें दिया है मीटर में कुछ डायमेंशंस, और कहीं पे सेंटीमीटर में दिया है। सारी चीजों को एक में ही कन्वर्ट करो, यानी कि सब कुछ हम मीटर में ले लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है सर्कुलर पाइप से, तो वॉल्यूम हमारा इक्वल होगा दोनों केसेस में वाटर का फ्लो का। सर्कुलर पाइप का डायमीटर में, इंटरनल डायमीटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर तो फ्लो करेगा अंदर से ना। तो इंटरनल डायमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 है तो रेडियस आ जाएगा 7। हाइट मान लेते हैं 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 3 किलोमीटर। हाइट हो गया 3 किलोमीटर का। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 आवर में, 1 आवर में वॉल्यूम हमारा आ जाएगा, सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करो तो πr²h, तो 22/7 गुणे r is 7/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, r² इंटू एच, और एच हो जाएगा 3 किलोमीटर इन 1 आवर यानी 3000 मीटर्स। ये 1 घंटे में आ गया, मान लो एच घंटे लगेंगे तो इंटू एच कर दिया, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया हमारा। और ये इक्वल टू होगा वॉल्यूम जो कि हमारा टैंक में जाएगा, और टैंक का डायमेंशन है 30 क्रॉस 44 क्रॉस 21 सेंटीमीटर बढ़ाना है लेवल को 21/100। ये टैंक का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब काटा पीटी कर दो जितना भी कट सकता है, तो 22 से 22 कट गया, यहाँ बचा 2, और यहाँ पे 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गए, 30 से 30 कैंसिल हो गया, और फिर इसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 से बचा 3, तो एच आ गया इक्वल टू 2 इंटू 3 6 आवर्स। The time taken will be equal to 6 hours, option
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Four traffic lights change their color together at 9 a.m. They change their colors at intervals of 24, 36, 54 and 72 seconds respectively. So कितनी बार वो कलर चेंज करेंगे फ्रॉम 9 a.m. टू 10-12 a.m. 9 a.m. पे पहली बार कलर चेंज किया है, अब उसके बाद में अगली बार कब कलर चेंज करेंगे, जबकि 24, 36, 54 और 72 का हमारा एलसीएम का जो वैल्यू आएगा, तो इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 24, 36, 54 और 72 क्या आ जाएगा एलसीएम? 24 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 72 ओनली। 72 और 54 का एलसीएम लेना है, 54 हो गया 9 छक्का और ये आ गया 9 अट्टे, तो 9 गुणे 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा। 9 इंटू 24 यानी कि 216 सेकेंड्स के बाद में ये लाइट्स दोबारा फिर से साथ में ही ब्लिंक करेंगी, साथ में ही चेंज करेंगी। और टोटल टाइम कितना है हमारा? 9 AM से 10-12 AM तक, यानी कि 72 मिनट्स हमें टाइम दिया गया है। कितनी बार ब्लिंक करेंगे? 72 मिनट्स में 72 इंटू 60 सेकेंड होंगे बटे 216, 72 से जाएगा 3 बार, 60 बटे 3 यानी कि 20 बार ब्लिंक करेंगे, 20 बार ब्लिंक करेंगे एग्जैक्टली। और स्टार्टिंग वाला ब्लिंक भी हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ठीक ठीक 9 AM पे साथ में शुरू किया था, तो 20 बार बाद में ब्लिंक करेंगे और स्टार्ट में 9 AM पे भी, तो 20 + 1 आंसर हमारा आएगा 21 टाइम्स। स्टार्ट भी साथ में किया था ना, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा 21। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए अपॉन बी बराबर है 3/4 के, बी बाई सी बराबर है 5/6 के और सी बाई डी बराबर है 8/9 के, ए बाई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बाई डी हमारा हो जाएगा बराबर ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 गुणे 5/6 गुणे 8/9, तो बच गया हमारा आंसर 5/9। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। At what rate percent per annum will rupees 20,000 amount to rupees 21,632 in 2 years? अगर इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग हमारा एनुअल हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, और 20,000 से हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है? हो जा रहा है 21,632। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें? 1,632 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपना एस्टिमेट कर लो रफली कितने परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है। तो 20,000 का 1% होगा 200, और इंटरेस्ट मिला 1,632 रुपए, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया? लगभग 8% से थोड़ा ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, प्रेसाइजली देखें तो 8.16% है, बट वैसे देखो तो 8% से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये 2 साल में मिल रहा है। 2 साल में मिल रहा है, अगर 2 साल में इतना मिल रहा है तो बटे 2 कर दो, अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास आंसर आएगा। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं, जैसे इसी केस में है, तो हमें क्लियरली आंसर पता है कि आंसर अपना ऑप्शन डी है, 4%, क्योंकि कोई भी और ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होगा कि 2 साल में हम ये चीज देखें। ठीक है, सो रेशियो ले लो अपने अमाउंट का, प्रिंसिपल का और टोटल अमाउंट का रेशियो ले लो। 20,000, जितना ये कैंसिल हो सकती है चीजें उतना कैंसिल कर लो, 21,632। ठीक है, 20,000 और 1632, 21,632 इनका रेशियो ले लो। ओके, अब 4 से तो कट ही रहा है, 8 से कट जाएगा क्या? हाँ, 8 से भी कट जाएगा, 8 से काट लेते हैं, ये बच गया 2,500। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 2,704। अभी और फर्दर 4 से और कट सकता है, 4 से काट दिया, ये बचा हमारा 625, और ये बच जाएगा 4 संग 24, 6 सत्ते 28, 676, तो 625 अनुपात 676, ये फाइनली हमारा रेशियो आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो अनुपात आ जाएगा हमारा, दिस इज 625 क्या 25 का स्क्वायर है, 26 का 25 अनुपात 26 आ गया, यानी कि 25 में 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 4, 1/25 यानी कि 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 4% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये प्रॉपर तरीका हो गया सॉल्व करने का। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, क्योंकि हमारा एक्चुअल में अमाउंट क्या था? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू के स्क्वायर। के बेसिकली क्या होगा? 1 + r/100, और स्क्वायर क्यों है? क्योंकि टाइम हमारा टाइम पीरियड 2 ईयर्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3 के है, तो tan a प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या होगा? साइन ए प्लस कॉस ए √3, तो tan a प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या आने वाला है? tan a यानी कि साइन ए बाई कॉस ए, एंड कॉट ए यानी कि कॉस ए बटे साइन ए। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि होगा 1 के बराबर, यानी कि 1/sin a cos a की वैल्यू हमें चाहिए, और वैल्यू हमें पता है साइन ए प्लस कॉस ए की, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो।
स्क्वायर करते वैल्यू क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर रूट 3 स्क्वायर, यानी कि 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू 1 हो गया, तो 2 साइन ए कॉस ए बराबर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 यानी 2 के, तो साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। बस पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/1 यानी कि रिजल्ट हमारा 1 होगा, आंसर 1 आएगा, ऑप्शन बी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। A man travels from his house to his office at a speed of 60 km per hour. While returning, his usual speed is 40 km per hour. But due to bad road conditions for a stretch, he travels at a speed of 20 km per hour for an hour. If the total time taken by him for entire journey is 5 hours, तो कितना डिस्टेंस होगा उसके ऑफिस और घर के बीच में? तो जाते समय उसका स्पीड कितना है, 60 का है, पूरे रास्ते कंसिस्टेंट स्पीड है 60 का, लौटते समय उसका यूजुअल स्पीड तो 40 है, बट कुछ स्ट्रेच में ऐसा है कि वहां पे रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहां पे स्पीड जो है 20 हो जाता है। ठीक है, कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और इसकी वजह से जो टोटल टाइम लग रहा है उसको दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट अस से कि डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस अगर डी है तो जाते समय स्पीड 60 का है, टाइम कितना लगेगा, d/60 प्लस लौटते समय 20 की स्पीड से 1 आवर चला है वो, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, है कि नहीं। 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 20 किलोमीटर, यानी कि बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, d/20 होगा, जो उसे ट्रैवल किया 40 की स्पीड से, प्लस 1 आवर, टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स का है, दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा d/60 प्लस d-20/40 या d/40 -1/2 इज इक्वल टू 4। अब इसको भी उधर लेके चले जाओ, तो इफेक्टिवली आ गया d/60 प्लस d/40 बराबर है 4 + 1/2 यानी कि 9/2 के। मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 60 और 40 के एलसीएम से यानी 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया हमारा 2d + 3d यानी 5d बराबर आ गया 540। तो d बराबर आ जाएगा 108, 108 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। The total surface area of a solid right circular cylinder is 924 centimeter square. If the curved surface area is 2/3 of the total surface area, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? गिवन है कर्व सरफेस एरिया बराबर है हमारा टोटल सरफेस एरिया 2/3 के, और एक सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr इंटू h प्लस आर, तो 2πr तो कैंसिल हो गया, h/h प्लस आर बराबर है 2/3, यानी कि अगर h बराबर 2 है तो r बराबर क्या होगा, 1 होगा, तभी तो h प्लस आर 3 आएगा, तो यानी कि h और r का रेशियो क्या है, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 3h बराबर आ जाएगा 2h + 2r, यानी कि h इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। ठीक है, तो वही देख सकते हो रेशियो से कि रेशियो में ऊपर आ रहा है h के लिए वैल्यू 2 है, h प्लस r के लिए 3 यानी कि r के लिए 1 होगा, h और r का रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, h बराबर हो गया 2r के। अब हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन किसका, टोटल सरफेस एरिया का, तो वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, दैट इज 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2πr यानी 2 × 22/7 गुणे r इंटू h प्लस r कितना होगा, 3r इंटू 3r, ये बराबर है 924 के। 22 से पहले ही कैंसिल कर दो, तो 22 से कितना बचेगा हमारा, 22×4 = 88, 42 और 3 3 दूनी 6, 6 से काटा बच गया 7, तो आर स्क्वायर आ गया 49, तो आर आ गया 7, आर 7 आ गया, तो एच आ गया 14, तो वॉल्यूम आ जाएगा πr² एच यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 × 7 इंटू 14, 22×7 = 154 गुणे 14, 14×4 = 56, 6 आ गया, 5 बचा, 70 5 5 7 बचा, 14 7 2156 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द टोटल वॉल्यूम, ऑप्शन बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A father divides rupees 2523 between his two daughters, Tanya and Riya, such that their shares are invested at 5% per annum compound interest, compounded annually. अगर तान्या का अमाउंट आफ्टर 6 years is equal to Riya's amount after 8 years, how much amount did Riya receive? तान्या का अमाउंट 6 साल के बाद में इक्वल हो जाता है रिया का अमाउंट आफ्टर 8 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%।
5% यानी कि 1/20 का इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अगर तान्या का अमाउंट टी मान लेते हैं, रिया का अमाउंट आर मान लेते हैं, तो तान्या का अमाउंट 6 साल बाद क्या होगा, टी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 1/20, तो इफेक्टिवली मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 21/20 और 6 ईयर्स के लिए पावर 6 हो जाएगा। और रिया का अमाउंट 8 साल के लिए हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि आर इंटू 21/20 टू द पावर 8। अब ये दोनों बराबर होंगे, तो पावर 6 को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे पावर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो टी अपॉन आर, तान्या का अमाउंट बटे रिया का अमाउंट बराबर होगा 21/20 होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 बटे 20 का स्क्वायर 400। तो तान्या को 441 रुपए मिले होंगे, तो रिया को मिले होंगे 400 रुपए। तो कुल अमाउंट कितना हो जाएगा, 441 पर 400 यानी कि 841 रुपए। और 841 यूनिट की वैल्यू में पता है ये है 2523 के बराबर। तो ठीक ठीक 3 गुना है, 3 गुना है, ठीक ठीक। तो यानी कि रिया को मिले होंगे 1200 रुपए। पूछा किसके लिए, पूछा है रिया के लिए। हाँ, 1200 रुपए आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसे केसेस में अगर ऑप्शन देख के सीधे भी समझ में आ रहा है कि रिया का जो आंसर है वो 400 का मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन है 400 का मल्टीपल। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an election between two candidates, 10% of the voters did not cast their votes and 10% of the votes cast were declared invalid। ठीक है, 10% मतदाताओं ने मतों का होगा इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स, और मेजोरिटी कितना मिला उसको, 1620 वोट से वो जीत गया। तो विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले होंगे, 54% वोट्स मिले वैलिड के। तो जो हारा है, क्योंकि दो ही कैंडिडेट से, कैंडिडेट वन को विनिंग को मिले 54%, दूसरे को कितने मिले होंगे, 46% मिले होंगे। तो वैलिड का 46% और 54% का जो गैप है, यही तो विनिंग मार्जिन होगा, यानी कि 8% ऑफ वैलिड वोट्स, ये बराबर है 1620 का। ठीक है, वैलिड वोट्स कितना है, 10% ने वोट्स अपना कास्ट ही नहीं किया है। तो अगर टोटल वोटर्स हमारे वी होंगे, टोटल वोटर्स वोटिंग लिस्ट में वी होंगे, तो वी इंटू 9/10 इन्होंने वोट कास्ट किया होगा, और फिर 10% और इनवैलिड हो गए, तो इंटू 9/10 ये हमारा वैलिड वोट्स होगा। और इसका 8% है कि इंटू 8/100, इसका वैल्यू 1620। तो 9 9 81 से बचा 20 यहाँ पे, तो वी बराबर आ जाएगा हमारा 20 गुणे 10,000 बटे 8। तो 20 गुणे 1250, यानी कि 25,000 टोटल वोटर्स होंगे वोटिंग लिस्ट में। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट दैट इज इक्वल 25,000। ओके, ठीक है, फिर है बात। तो यही क्वेश्चन थे आज के सेशन के लिए। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन सारे से समझ में होंगे। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन पसंद आया उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।